हेलो, वेलकम टू बिहार से जलवा राजीव। तो आज है 18 मार्च और 18 मार्च के एनटीपीसी के एग्ज़ाम के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर से। पहले शिफ्ट का क्वेश्चन करंट अफेयर लगभग 11 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड 68 ग्रैमी पुरस्कार 2026 किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ नया कलाकार। ग्रैमी अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ नया कलाकार बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसने जीता? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश गायिका ओलिविया डीन। यह समारोह 1 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट, एल्बम ऑफ द ईयर किसने जीता? बैड बनी ने। एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली इलिश। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली इलिश। और विशेष उपलब्धि में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने अपनी ऑडियो बुक के लिए पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अगले शिफ्ट के लिए। दूसरा क्वेश्चन है इंग्लैंड क्रिकेटर जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि के बारे में है। अक्टूबर 2025 में किस दिग्गज इंग्लैंड क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका आंसर इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन को टेस्ट क्रिकेट में 700 से अधिक विकेट लेने और क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विंसर कैसल में प्रिंसेस एने द्वारा यह सम्मान दिया गया। अब उन्हें आधिकारिक तौर पर सर जेम्स एंडरसन कहकर पुकारा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसर्च असेसमेंट के बारे में। फूड FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो ये 9वें स्थान पर है। पहले ये 10वां स्थान पर हुआ करता था। भारत का कुल वन क्षेत्र लगभग 72.74 मिलियन हेक्टेयर है, जो दुनिया के वनों का 2% है। वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि नेट गेन के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। दुनिया में सबसे अधिक वन रूस के पास है। यूनाइटेड नेशंस के खाद्य एवं कृषि संगठन की ग्लोबल रिसोर्स असेसमेंट GFRA 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 72.74 मिलियन हेक्टेयर वन के साथ 9वें स्थान पर है, जो वैश्विक वनों का लगभग 2%। यह दर्शाता है कि भारत पिछले 10वें स्थान से ऊपर उठा है। पीछे पहले 10 स्थान पर था, अभी उसका रैंकिंग ऊपर उठ के 9 स्थान पर हो गया है। भारत 2015-25 के बीच वार्षिक शुद्ध वृद्धि में तीसरे स्थान पर आया है, जिसे सालाना लगभग इतना हेक्टेयर वन क्षेत्र जोड़ा गया है। शीर्ष देश देख लेते हैं। पहले स्थान पर रूस, ब्राज़ील और कनाडा इस सूची में पहले 3 स्थान पर है। चौथा क्वेश्चन है विश्व पोलियो दिवस 2025 की थीम क्या है? 24 अक्टूबर 2025 को मनाए गए विश्व पोलियो दिवस की मुख्य थीम क्या था? एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीनेशन एवरीवेयर। एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीनेशन एवरीवेयर। पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह। यह दिन पोलियो वैक्सीन विकसित करने वाले डॉक्टर जोनास साल के सम्मान में मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल से। मई 2025 तक पीयूष गोयल किस केंद्रीय मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे? तो ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संभाल रहे थे। भारी उद्योग मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री S जयशंकर। आगे देखते हैं और मंत्रालय किनके पास है। अमित शाह के पास है गृह और सहकारिता मंत्रालय। नितिन गडकरी के पास है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। JP नड्डा जी के पास है स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय। शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास। निर्मला सीतारमण के पास वित्त और कॉर्पोरेट कार्य। S जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय। मनोहर लाल खट्टर के पास आवास शहरी और कार्य मंत्रालय। HD कुमारस्वामी के पास भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय। पीयूष गोयल के पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव के पास रेल सूचना एवं प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास। भूपेंद्र यादव के पास पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। छठा क्वेश्चन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब से प्रभावी हुई? 1 अगस्त 2025 से।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसे 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई थी, औपचारिक रूप से 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुई। यह योजना 31 जुलाई 2027 तक 2 वर्षों के लिए लागू है, जिसका उद्देश्य 3.5 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। 7वां क्वेश्चन, COP30 और ग्लोबल मीथेन प्लेज 2025। नवंबर 2025 में आयोजित COP30 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मीथेन गैस के उत्सर्जन में कटौती करना इसका मुख्य उद्देश्य था। COP30 का आयोजन बेलम, ब्राजील में हुआ था, जगह याद रखेंगे। इसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 30% की कटौती करना है। 8वां क्वेश्चन अरावली से संबंधित है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों के संरक्षण के लिए क्या नई परिभाषा लाई थी? तो पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक होनी चाहिए, उसे ही पहाड़ माना जाएगा, ऐसा था। कोर्ट ने अरावली क्षेत्रों में नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी। हालांकि व्यापार विरोध के बाद व्यापक विरोध हुआ था दिसंबर में, इस फैसले को स्थगित कर दिया गया। 9वां क्वेश्चन, इसरो का SSLV मिशन क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की क्षमता और इसकी विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर क्षमता 500 किलोग्राम लोअर अर्थ ऑर्बिट LEO कक्षा में, और विफलता का कारण सेंसर की समस्या था। इसका विफलता का क्या कारण था? तो सेंसर की समस्या हुई थी। इसरो का SSLV 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को 500 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा LEO में लॉन्च करने में सक्षम एक किफ़ायती रॉकेट है, जो 72 घंटे के टर्न अराउंड समय के साथ ऑन डिमांड सेवा देता है। अगस्त 2022 में इसकी पहली उड़ान की विफलता का मुख्य कारण सेंसर में खराबी बनी थी, जिसके कारण उपग्रह गोलाकार के बजाय अंडाकार कक्षा में स्थापित हुआ था। इसरो ने इन कमियों को दूर कर फरवरी 2023 में SSLV D2 के साथ सफलता हासिल किया। 10वां क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2026 में आर्किटेक्चर स्थापत्य श्रेणी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये क्वेश्चन गलत है। सिलिमनजान रेडिक क्लार्क। 18 मार्च 2026 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2026 के लिए आर्किटेक्चर स्थापत्य श्रेणी में कोई रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध प्रित्जगर रेमन मैग्सेसे नहीं, प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2026 की घोषणा की गई थी, जो चिली के वास्तुकार सिलिमंजन रेडिक को प्रदान किया गया था। ये चिली के वास्तुकार थे। 2026 प्रित्जगर पुरस्कार सिलिमन रेडिक को, और 2025 रेमन मैग्सेसे किसको मिला था? तो भारत की एजुकेट गर्ल NGO था ये, मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के फ्लेवियानो एंटिनो एल विलुआन को दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मुख्य रूप से एशिया में सरकारी सेवा, जनसेवा, सामुदायिक नेतृत्व और पत्रकारिता और शांति के क्षेत्रों में दिया जाता है, ना कि विशेष स्थापत्य कला और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। अगला BVG रामजी योजना के बारे में पूछा गया था। किसके स्थान पर लागू किया गया था? मनरेगा का स्थान पर लागू किया था। इसमें 100 की जगह 125 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। इसे 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन योजना विधेयक 2025 को 16 दिसंबर लोकसभा में लाया गया था। यह मनरेगा का स्थान लिया, जिसमें ग्रामीण परिवारों को अब 100 के बजाय 125 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है। पूरा नाम देख लीजिए, और जो मैंने अभी बताया वही है। उद्देश्य इसका 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण आजीविका को सुरक्षित और डिजिटल रूप से समेकित करना है। 305 दिनों के भीतर 125 दिनों का काम और बुआई कटाई के समय 60 दिनों के अवकाश की अवधि, इसका स्ट्रक्चर है। अब हिस्ट्री पे आ जाते हैं। 7 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। पहला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? इसका आंसर पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। यह युद्ध लगभग 618 से 619 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन की दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार के प्रयासों को सफलतापूर्वक रोक दिया था। इस जीत के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण एहोल प्रशस्ति में मिलता है, जिसकी रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने करी थी। आधुनिक भारत
दादा भाई नौरोजी की पुस्तक से एक क्वेश्चन था। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका आंसर दादा भाई नौरोजी। यह पुस्तक वर्ष 1901 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने पहली बार धन के निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था और बताया था कि कैसे ब्रिटिश शासन भारतीय धन को इंग्लैंड ले जा रहा है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, उस समय 20 रुपये प्रति व्यक्ति आई थी। वे 3 बार 1886, 1893 और 1906 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से है। हरियाणा के राखीगढ़ स्थल की खोज और खुदाई का नेतृत्व किसने किया था? मुख्य रूप से सूरजभान 1969-1963 के बाद में व्यवस्थित खुदाई डॉक्टर अमरेंद्र नाथ 1997 से 2000 तक, प्रोफेसर वसंत सिंह 2013 से 2016 तक द्वारा की गई थी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हालिया शोधों के अनुसार इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल माना जाता है, जो मोहनजोदड़ो से भी विस्तृत हो सकता है। वसंत सिंधे के नेतृत्व में हुई खुदाई के दौरान यहाँ के कंकालों के डीएनए नमूने प्राप्त हुए थे, जो प्राचीन भारतीयों के आनुवंशिक इतिहास के लिए क्रांतिकारी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापना का निर्णायक युद्ध किसे माना जाता है? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को माना जाता है। प्लासी के युद्ध, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। नवाब के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात ने अंग्रेजों की जीत सुनिश्चित की थी। हालांकि प्लासी से नींव पड़ी, लेकिन 1764 के बक्सर के युद्ध के ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। अगला क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से है। मध्यकाल अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक में किस भाषा के बारे में कहा था कि इसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं? संस्कृत भाषा के बारे में कहा था कि इसे केवल ब्राह्मण जानते हैं। अमीर खुसरो, जिसे तूतीय हिंद कहा जाता है, ने अपनी पुस्तक नूर सिपहर नौ अवकाश में भारत की भाषाओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय भाषाओं के विपरीत संस्कृत पूरे भारत के विद्वानों ब्राह्मणों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 में यह सभा स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को मुंबई में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दलितों और समाज के बहिष्कृत वर्गों में शिक्षा का प्रसार करना और उनकी स्थिति सुधारना था। इस सभा का मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज था। अगला क्वेश्चन स्थापत्य कला से रिलेटेड है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। यह गुप्तकालीन 6वीं शताब्दी में मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह पंचायतन शैली के मंदिरों का सबसे पुराना उदाहरण माना जाता है। लक्ष्मण मंदिर के बारे में जान लीजिए। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन ने 930 से 950 ईस्वी तक करवाया था। इसमें भगवान विष्णु की चतुर्मुख 4 चेहरे वाली मूर्ति है। इन प्रश्नों से स्पष्ट है कि इतिहास के खंड में ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसको देख के जाइए। ज्योग्राफी 5 क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना पर। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है, केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मुख्य कारण राज्य का विशाल भौगोलिक क्षेत्र, कठिन भूभाग और घने जंगल हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। सबसे कम घनत्व वाला यूटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 व्यक्ति यहाँ पे है घनत्व। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन मिट्टी से है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर काली मिट्टी हो जाएगा। इसे रेगुर मृदा भी या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। काली मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के दक्कन और मालवा पठार क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम, पोटास, चूना और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन FAO से है, जो करंट अफेयर में हमने डिस्कस कर लिया है।
अगला क्वेश्चन, टुंड्रा और टैगा वनों की विशेषताएं या उदाहरण क्या है? अत्यधिक कम तापमान होता है। टुंड्रा वन यहाँ अत्यधिक कम तापमान होता है और वनस्पति के रूप में केवल काई और लाइकेन पाए जाते हैं। यहाँ की ज़मीन बर्फ़ से ढकी रहती है जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। टैगा वन ये एक शंकुधारी सदाबहार वन है जिसे बोरियल वन भी कहा जाता है। टैगा वन रूस, कनाडा और यूरोप के उप आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है। टुंड्रा के जीव ध्रुवीय भालू, रेंडियर और आर्कटिक लोमड़ी है। टैगा के वृक्ष पाइन, चीड़ और फर और स्प्रूस, ये सब टैगा के वृक्ष हैं। ये क्वेश्चन पृथ्वी की संरचना से था। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ से उत्पन्न होता है? बाहरी कोर, आउटर कोर से। यह पृथ्वी के भू डायनेमो जियोडायनेमो प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है जो बाहरी कोर में मौजूद तरल लोहे और निकल के कारण होता है। भारत का प्रवेश द्वार आसियान। आसियान का कौन सा देश भारत का प्रवेश द्वार एंट्री गेट माना जाता है? म्यांमार। म्यांमार एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ थल सीमा लगभग 1643 किलोमीटर साझा करता है। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण देश है। सिंगापुर को आसियान देश में भारत का प्रमुख आर्थिक प्रवेश द्वार माना जाता है। पॉलिटी से 7 क्वेश्चन था। नागरिकता से क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? नागरिकता पार्ट 2 भाग 2 से। अनुच्छेद 5 यह संविधान के प्रारंभ 26 जनवरी 1950 में नागरिकता की व्याख्या करता है। इसके अनुसार वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास हो और जो भारत में पैदा हुआ हो या जिसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो या जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। आर्टिकल 10 क्या कहता है? यह नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता सुनिश्चित करता है। इसके तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन ही छीनी या बदली जा सकती है। भारतीय संविधान के भाग 2 5 से 11 अनुच्छेद तक नागरिकता का वर्णन है। दूसरा क्वेश्चन भी धारा से है, नागरिकता की धारा। किस कानूनी प्रावधान के तहत भारत सरकार देशद्रोही गतिविधियों के कारण किसी भी नागरिकता रद्द कर सकती है? किसी की भी नागरिकता रद्द कर सकती है। यह है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत। धारा 10 क्या कहता है? केंद्र सरकार को उन लोगों की नागरिकता छीनने का अधिकार होती है जो संविधान के प्रति अनादर दिखते हैं, शत्रु देश के साथ व्यापार करते हैं या जिन्होंने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो। धारा 8 क्या कहता है? स्वैच्छिक त्याग। और धारा 9 नागरिकता की समाप्ति दूसरे देश की नागरिकता लेने पर से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन, CAA 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रावधान देने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के 6 धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। यह कानून उन प्रवासियों पर लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे। इस अधिनियम के तहत नागरिकता के लिए अनिवार्य निवास की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। इस संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। इसके द्वारा संविधान में भाग 9A और 12B अनुसूची जोड़ी गई। इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक प्रावधान है और नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध है। 5वां क्वेश्चन था, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन और अनुसूची से संबंधित है? यह 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 और 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। राजनीतिक अस्थिरता के लिए इसे लाया गया था। अयोग्यता का अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष स्पीकर द्वारा लिया जाता है। 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में मिलते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। मई 2025 वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल। हमने चर्चा किया है इसके पहले।
ये सब चर्चा हमने कर लिया अभी। भारत की पहली ई लोक अदालत, भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में और कब आयोजित की गई थी? तो छत्तीसगढ़ 2020 में। इसका आयोजन 11 जुलाई 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। भारत की पहली पारंपरिक लोक अदालत 1982 में गुजरात में आयोजित की गई थी। साइंस के 6 सवाल देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन 1897 ईस्वी में। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जे थॉमसन ने कैथोड किरण नलिका कैथोड रे ट्यूब प्रयोग के दौरान इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने बताया कि परमाणु के भी बहुत छोटे ऋणात्मक निगेटिव कण होते हैं। इस खोज के लिए उन्हें 1906 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जे थॉमसन को 1906 में भौतिक का नोबेल दिया गया था। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इसका आंसर जाइलम। जाइलम जड़ों से पानी और घुले हुए खनिजों को सोखकर पौधे के ऊपरी हिस्से, पत्तियों और टहनियों तक पहुंचाता है। इसका प्रवाह हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर ही जाता है। जबकि फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जो बाई डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी आ सकता है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन शर्करा को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है और इसका प्रवाह द्विदिशीय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी सजीवों में कौन सा गुण अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो रिप्रोडक्शन। सभी सजीवों में प्रजनन का गुण अनिवार्य रूप से पाया ही जाता है। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसी नई संतानें उत्पन्न करते हैं और अपनी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखते हैं। चलना फिरना या उड़ना सभी सजीवों का अनिवार्य गुण नहीं है। जैसे पेड़ पौधे चल नहीं सकते, लेकिन प्रजनन, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म सभी में होता है। अगला क्वेश्चन, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में उत्पाद प्रोडक्ट क्या बनाता है? इसका उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्रोडक्ट बनता है लवण और जल, साल्ट और वाटर। जब एक अम्ल एसिड और जब एक क्षार बेस मिलते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, जिससे लवण और पानी बनता है और साथ में ऊष्मा निकलता है। जैसे कोई अम्ल ले लीजिए HCl, कोई क्षार ले लीजिए NaOH, तो क्या बनेगा? H2O प्लस NaCl। तो इस अभिक्रिया में ये अम्ल है, ये क्षार है, अभिक्रिया हुआ तो जल और लवण बना, साथ में कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न हुई, तो इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ से उत्पन्न होता है? बाहरी कोर से, आउटर कोर से। पृथ्वी के भू डायनेमो प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, जो बाहरी कोर में मौजूद तरल लोहे और निकल के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन, इसरो के SSLV मिशन की क्षमता और विफलता का क्या कारण था? ये क्वेश्चन भी हमने करंट अफेयर में देख लिया। कंप्यूटर के क्वेश्चन में देखिए, BIOS का फुल फॉर्म पूछा गया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS मदरबोर्ड पर स्थित एक छोटी चिप पर स्टोर किया गया एक फॉर्मवेयर है। कंप्यूटर चालू होते ही यह हार्डवेयर की जांच करता है, जिसमें पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक सेतु ब्रिज का काम करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ को लोड करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर बिना थके और बिना एकाग्रता खोए एक ही काम को बार बार कर सकता है, इसे क्या कहते हैं? डिजिलेंस। इसे कहते हैं डिजिलेंस या उद्यमिता। यह कंप्यूटर की वह विशेषता है जो इसे लंबे समय तक बिना किसी मानवीय थकान या त्रुटि के कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, विंडोज 11 में स्टार्टअप और रन प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? तो msconfig सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी का कमांड उपयोग होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर की स्टार्टअप समस्याओं को हल करने और सिस्टम की कार्यक्षमता बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। विंडोज 11 में स्टार्टअप टैब पर क्लिक करने पर यह यूज़र को टास्क मैनेजर पर ले जाता है, जहां से बैकग्राउंड में चल रही सर्विसेज को बंद किया जा सकता है। कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ा होता है?
तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के प्रकार, जिस विकल्पों के अनुसार साइबर लिंक, मीडिया, शो, ये ऑप्शन में था शायद, इसे संबंधित प्रश्न था। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, फाइल एक्सटेंशन जैसे डॉक एक्स, .jpg कंप्यूटर को यह बताता है कि उस फाइल को खोलने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करना है। तो 18 मार्च के प्रथम शिफ्ट का ये क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए आगे देखते हैं 18 मार्च सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन अबू धाबी सस्टेनेबिलिटी वीक पे आधारित था। अबू धाबी सस्टेनेबिलिटी वीक 2025 का मुख्य विषय क्या था, थीम? तो द नेक्सस ऑफ सस्टेनेबल प्रोग्रेस, द नेक्सस ऑफ सस्टेनेबल प्रोग्रेस को सुपरचार्ज करना था इसका थीम। यह एक वैश्विक मंच जो जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण और जल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। 2025 की थीम नवाचार और सहयोग के माध्यम से टिकाऊ विकास की गति को तेज करने पर निहित थी। इसमें वैश्विक नेताओं ने नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई तकनीकों और निवेश पर जोर दिया है। दूसरा क्वेश्चन बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 100% कर दिया है। पूर्व में इसे 49% से बढ़ाकर 74% किया गया था, लेकिन नवीनतम बजट 2025-26 में इसे बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह बढ़ी हुई उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होती है जो अपनी पूरी प्रीमियम राशि भारत में ही निवेश करेंगी। इसका उद्देश्य वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना और 2047 तक के सबके लिए बीमा लक्ष्य को प्राप्त करना है। तीसरा क्वेश्चन दुबई में आयोजित 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी, तो इनोवेटिव फॉर इम्पैक्ट एक्सीलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी, प्रभाव के लिए नवाचार हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना, इसका थीम था। यह सम्मेलन 2 अक्टूबर 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य फोकस नवीकरणीय ऊर्जा और सस्टेनेबल फाइनेंस पर आधारित था। अगला क्वेश्चन डॉक्टर बुधरी ताती, जिन्हें वर्ष 2026 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से चुना गया था, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सामाजिक कार्य, सोशल वर्क से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़े की रहने वाली डॉक्टर बुधरी तांती को बड़ी दादी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 40 वर्षों से अधिक वर्षों तक आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए कार्य किया है। 2026 में कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया था, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG गोल में किस वर्ष शामिल हुआ था, तो 2015 में भारत शामिल हुआ था। भारत ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एजेंडा 2030 को स्वीकार किया था। आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2016 को हुई थी। इसमें कुल 17 लक्ष्य हैं और 169 विशिष्ट उद्योग शामिल हैं। भारत में इन लक्ष्यों की निगरानी की जिम्मेदारी नीति आयोग के पास है। कार्बन बजट की अवधारणा पर रिपोर्ट पर एक क्वेश्चन था। वैज्ञानिक रूप से कार्बन बजट की अवधारणा और वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है, तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा पेश की जाती है। चावल की किस्म पे एक क्वेश्चन था। चावल की वह कौन सी प्रसिद्ध किस्म है जिसे बाढ़ सहिष्णु ब्लड टॉलरेंट बनाया गया है? स्वर्ण सब 1, इसे स्कूबा राइस भी कहा जाता है। यह किस्म बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूबने के बाद भी 14 से 17 दिनों तक जीवित रह सकती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI और ICAR के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। 8वां प्रश्न 1991 के आर्थिक सुधार से 3 प्रश्न पूछे गए थे इस टॉपिक से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समिट 2025-26 में हुई इवेंट और समिट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। टूरिज्म से पर्यटन संबंधी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इससे प्रश्न पूछा गया था। बजट और योजनाएं, राज्य और केंद्र सरकार के बजट तथा सरकारी मिशनों से जुड़े सभी प्रश्न पूछे गए थे। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें 9 क्वेश्चन पूछा गया था। रंपा विद्रोह, प्रसिद्ध रंपा विद्रोह 1922-1924 की किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था और इसका नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू ने किया था।
यह विद्रोह अंग्रेजों ने के दमनकारी मद्रास वन अधिनियम 1882 के खिलाफ था, जिससे आदिवासियों की जंगल मुक्त आवाजाही और पोडू झूम खेती पर रोक लगा दी थी। पोडू झूम खेती आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध था। अल्लूरी सीताराम राजू को स्थानीय लोग मनियम बिराडू जंगल का नायक कहते थे। हालिया फिल्म आरआरआर इसी ऐतिहासिक संघर्ष पर आधारित है। कुतुब मीनार निर्माण किसने पूरा करवाया था? किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में इसे शुरू करवाया था। ऐबक प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसे शुरू किया था। ऐबक केवल पहली मंजिल ही बनवा सका था। इसको इल्तुतमिश ने 1212 ईस्वी में इसमें 3 और चौथे मंजिल को जोड़ा था, और बाद में फिरोज तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण या मरम्मत करवाया था। तो पूरा फिरोज तुगलक ने करवाया था। 1193-94 ईस्वी में दिल्ली में ऐबक द्वारा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी शुरू किया गया था, जिसे भारत की पहली मस्जिद माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी थे। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है और इसे 11वीं शताब्दी के भारत के इतिहास, धर्म, दर्शन और खगोल विज्ञान का एक विस्तृत विवरण माना जाता है। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा के हिंसक घटना के कारण 1922 ईस्वी में 4 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। हिंसा से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1931 में किस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, इसके कारण स्थगित कर दिया गया था। इस समझौते के तहत गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने को सहमत हुए थे। ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल से क्वेश्चन था, गोबेकली टेपे तुर्की में पाए गए टी आकार के स्तंभ नवपाषाण काल संबंधित है। इसे दुनिया का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। लंगनाज गुजरात के महसाणा जिले में साबरमती नदी के किनारे स्थित यह स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसकी खुदाई HD सांकलिया द्वारा की गई थी। आगे रोलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था? रोलेट एक्ट से क्वेश्चन था, बिना मुकदमा के 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था इसका। इसे काला कानून भी कहा जाता था। इसी कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, जहां भीषण नरसंहार हुआ था। 8वां क्वेश्चन, कुछ पुरापाषाण काल हैंड एक्सेस और क्लीवर जैसे बड़े पत्थर के औजार थे। मध्यपाषाण काल बहुत छोटे और नुकीले औजार जिन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता था। नवपाषाण काल घिसे हुए और पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियाँ। इससे कुछ प्रश्न था। आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रीय खेल 1948, स्वतंत्रता के बाद 1948 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन लखनऊ में किया गया था। मुगल काल छात्र के अनुसार अकबर से एक प्रश्न पूछा गया था, और आर्थिक सुधार 1991 के आर्थिक सुधारों से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए थे। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पहला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी यूरोप की जलवायु को धर्म और सुखद बनाए रखने में कौन सी समुद्री धारा प्रमुख भूमिका निभाती है? तो गल्फ स्ट्रीम या उत्तरी अटलांटिक बहाव। गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से आने वाली एक गर्म जलधारा है, जो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। यह धारा पश्चिमी यूरोप के तटों जैसे ब्रिटेन और नॉर्वे के तापमान को काफ़ी बढ़ा देती है। इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी गर्मी के कारण वहाँ के बंदरगाह सर्दियों में भी नहीं जमते हैं। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाला भारत का एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश कौन सा था? तो लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश है। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, जिसको 2 यूटी में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए लद्दाख अब अफगानिस्तान की सीमा से लगता है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। इस सीमा को डूरन रेखा भी कहा जाता है। यह सीमा वर्तमान में लद्दाख के वाखान कॉरिडोर क्षेत्र से लगती है, जो वर्तमान में
पीओके के अंतर्गत आता है। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद यह क्षेत्र लद्दाख का हिस्सा बन गया। राष्ट्रीय जलमार्ग हुगली नदी से क्वेश्चन था। हुगली नदी और फरक्का टर्मिनल किस राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज का हिस्सा है? तो नेशनल वाटरवेज 1 NW1 का हिस्सा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक लगभग 1620 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सबसे लंबा NW1 जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर। यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों को जोड़ता है और व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व की लगभग 10% ज्ञात जैव विविधता किस नदी बेसिन में पाई जाती है? तो इसका आंसर अमेजन नदी बेसिन। अमेजन नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन। विश्व के किस नदी बेसिन में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो गंगा नदी बेसिन में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। यह भारत की 43% से अधिक आबादी को सहारा देता है। इस नदी के किनारे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे प्रमुख और घनी आबादी वाले शहर बसे हुए हैं। कोलकाता जो है हुगली गंगा का ही दूसरा, गंगा फरक्का बैराज से ही निकला हुआ है। हुगली नदी है, गंगा नदी का ही पानी है जो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी बेसिकली गंगा नदी ही है। छठा क्वेश्चन। स्थानांतरीय कृषि पद्धति झूम खेती के बारे में पूछा गया था। आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में की जाने वाली झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? अभी ऊपर मैंने भी बताया था कि पोडू के नाम से जाना जाता है। स्रोतों के अनुसार इस प्रकार की झूम खेती को झारखंड में कुरुबा के नाम से जाना जाता है। रंपा विद्रोह 1922-24 मुख्य रूप से अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों की इसी पोडू खेती पर रोक लगाने के विरोध में हुआ था। रंपा विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया था, अभी ऊपर देखा था हमने। सातवां अगला क्वेश्चन देखिए। गुजरात का प्रागैतिहासिक काल स्थल लांगनाज किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर साबरमती नदी। लांगनाज साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है और मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथिक और मानव कंकाल तंत्र भी प्राप्त हुए हैं। अब आगे पॉलिटी से क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 वाई किससे संबंधित है? तो नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित है। 243 का वाई के अनुसार अनुच्छेद 243 के आई के तहत पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग ही नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। यह आयोग राज्य को नगर पालिकाओं की कर प्रणाली, सहायता, अनुदान, उसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों के बारे में सिफारिश करता है। राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि आयोग की रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाए। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बीच अंतर। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बीच मुख्य अंतर क्या है? कथन आधारित प्रश्न था। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के स्वतंत्र प्रमुख होते हैं और अनिवार्य रूप से कैबिनेट बैठकों में भाग लेते हैं, जबकि राज्य मंत्री आमतौर पर बैठकों में शामिल नहीं होते हैं। कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ होते हैं और सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं और स्वतंत्र प्रभाव, जिन्हें छोटे मंत्रालय सौंपे जाते हैं। राज्य मंत्री बैठकों में शामिल तभी होते हैं जब उनके मंत्रालय से संबंधित विषय पर चर्चा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A का मुख्य प्रावधान क्या है? 17 मार्च में भी आर्टिकल 39 से क्वेश्चन पूछा गया था और 18 मार्च का भी पूछा गया है। सामान्य न्याय और मुक्त कानूनी सलाह देना। 39 का एम है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड प्रदान करना। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय पाने के अवसर से वंचित न किया जाए। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1987 ईस्वी में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत नालसा और लोक अदालतों का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP का अंतिम अनुच्छेद है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्वक संबंध बनाए रखे और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संधियों का सम्मान करे। अब 51A
एच। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मौलिक कर्तव्य। कौन सा अनुच्छेद वैज्ञानिक दृष्टि मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करने के कर्तव्यों का उल्लेख करता है? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो पहले 10 थे और 11वां जोड़ा गया है, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से पूछा गया है 51A का खंड एच। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें शुरू में 10 कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन मिलान कथन पर आधारित था। अनुच्छेद 1 यह घोषित करता है कि भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 41 यह बीमार, वृद्ध और बेरोजगार के लिए काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 59 यह राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों का उल्लेख करता है, जैसे कि वह संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का निर्देश देता है। तो इसी आर्टिकल से मिलान करने का क्वेश्चन था। इसके अलावा स्रोतों के अनुसार जेपीवी कमेटी और मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे गए थे। आगे साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में हरा वर्णक क्लोरोफिल। पौधों की पत्तियों में कौन सा हरा वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो क्लोरोफिल। पौधों में हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्लोरोफिल कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके केंद्र में मैग्नीशियम धातु का एक परमाणु होता है। यह वर्णक सूर्य के प्रकाश लाल और नीले रंग को सोखता है और हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे पत्तियां हरी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु गति में होती है तो कौन सी भौतिक राशि शून्य हो सकती है? तो डिस्प्लेसमेंट और वेग ये शून्य हो सकती है। यदि कोई वस्तु जहाँ से चली थी वहीं वापस आ जाती है, जैसे वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति चला और वृत्ताकार पथ पर घूमकर फिर यहीं पे पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होगा? तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। चूँकि वेग विस्थापन पर निर्भर करता है, इसलिए वह भी शून्य हो सकता है। वेग भी सदिश राशि और विस्थापन भी सदिश राशि है, अर्थात यह शून्य हो सकते हैं। गति के दौरान दूरी डिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से कोई व्यक्ति चला और घूम के इतना दूर पहुँचा है, तो इतना दूरी तय किया, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता। लेकिन विस्थापन जहाँ से चला वहाँ पे ही पहुँच गया, तो शॉर्टेस्ट दूरी देखा जाता है विस्थापन में, तो ये शून्य हो सकता है। लेकिन दूरी कभी शून्य हो सकता है। एक समान गति में त्वरण एक्सीलरेशन भी शून्य हो सकता है, क्योंकि त्वरण भी सदिश राशि है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों के विकास के दौरान कौन सा हिस्सा शीर्षस्थ ऊतक के कारण बढ़ता है? शीर्षस्थ ऊतक के कारण एपिकल मेरिस्टेमेटिक के कारण ये बढ़ता है। यह ऊतक तने और जड़ों के सबसे ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है, जो लगातार विभाजित होकर पौधों की लंबाई बढ़ाता है। तने का प्रकाश की ओर बढ़ना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है, जो ऑक्सीजन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, उस रूपांतरित तने का नाम क्या है जो हरा और चपटा होकर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है? इसका आंसर क्लेडोड या फाइलोक्लेड पर्ण का स्तंभ होता है। यह विशेषता मरुस्थलीय पौधे जैसे नागफनी में पाई जाती है, जहाँ पत्तियां कांटे में बदल जाती है ताकि पानी का नुकसान कम हो और तना भोजन बनाने का कार्य संभाल ले। पांचवा क्वेश्चन, मेयोनेज बनाने की मुख्य प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेयोनेज बनाने की मुख्य प्रक्रिया इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण कहलाती है। इसमें अंडे की जर्दी की मदद से तेल और सिरके जैसे न मिलने वाले तरल पदार्थों को मिलाकर एक स्थिर मिश्रण तैयार किया जाता है। कंप्यूटर से 3 प्रश्न थे। Ctrl+V का कार्य क्या है? Ctrl+V शॉर्टकट पेस्ट करना होता है। जैसे कोई टेक्स्ट है, मान लीजिए ये टेक्स्ट है, इसको अगर Ctrl+X करेंगे तो ये कट हो जाएगा, और Ctrl+C करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। और जहाँ भी इस टेक्स्ट को हमें पेस्ट करना है, एज इट इज़ रखना है, तो वहाँ पे शॉर्टकट की यूज होता है Ctrl+V। Ctrl+V करेंगे तो ये एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा। तो उसी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए वही लिखा है, Ctrl+X का उपयोग कट करने और Ctrl+C का उपयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है, और Ctrl+V का उपयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है।
रेडो के लिए शॉर्टकट क्या है? रेडो मतलब कंट्रोल प्लस जेड, अंडू, और कंट्रोल प्लस वाई, इसको रेडो कहा जाता है। तो अंतिम प्रक्रिया को फिर से रेडो करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो पुनः वापस आ जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो पुनः पहली प्रक्रिया में चला जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड अंडू हटाए गए कार्य को वापस लाने या सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ ऐप्स में इसके लिए F4 कुंजी का भी उपयोग किया जाता है। अन्य टास्क बार से क्वेश्चन था, टास्क बार से 2 प्रश्न पूछे गए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 से 7 प्रश्न भी परीक्षा में शामिल थे। आगे देख लेते हैं 18 मार्च थर्ड शिफ्ट के प्रश्न करंट अफेयर से। केंद्रीय बजट 2025-26 पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय कितना निर्धारित किया गया है? 11.11 लाख करोड़ रुपये। कुछ स्रोतों के अनुसार 11.21 करोड़ लाख रुपये किया गया। बुनियादी ढांचों के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे बढ़ाकर 11.21 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो GDP का 3.1% है। यह पिछले वर्ष की तुलना में एक रिकॉर्ड वृद्धि है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेशन डे कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 18 दिसंबर को यह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके आर्थिक व सामाजिक योगदान को पहचानना है। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नीति आयोग की गरीबी रिपोर्ट से प्रश्न था। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2023-24 तक भारत में गरीबी में कितनी कमी आई है? तो 17.89%, लगभग 17.9%। नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 में गरीबी 29.17% थी, जो 22-23 में घटकर 11.28% रह गई है। इस अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ रुपये लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। स्टार 2026 का कार्यक्रम का उद्घाटन। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर वी नारायणन, इसरो के अध्यक्ष ने किया था। सखी घोषणा पत्र, हाल ही में चर्चा में रहा सखी घोषणा पत्र किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? उत्तर खाड़ी सहयोग परिषद GCC गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। यह घोषणा पत्र हाल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान चर्चा में रहा। भारत इजराइल मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 नवंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल देश के साथ। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया है। शहरीकरण का अनुमान 2025 तक भारत में कितने प्रतिशत लोग के शहरी क्षेत्रों में रहने की संभावना है? 35 से 37%। SBI रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज है और 2024-25 तक यह शहरी आबादी इस आंकड़े तक पहुंच सकती है। G20 और कोप सम्मेलन परीक्षा में G20 शिखर सम्मेलन 2025 और विभिन्न कोप सम्मेलन आयोजित जलवायु से संबंधित पूछे गए थे। भारत की जनसंख्या 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर था, लेकिन वर्तमान रिपोर्टों के अनुसार भारत जनसंख्या में पहले नंबर पर आ चुका है। आगे ज्योग्राफी का प्रश्न देखते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%, 2.4% इसका आंसर हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर था, लेकिन वर्तमान की कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह अब पहले स्थान पर पहुंच चुका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? तो 8,249 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित और इसमें लगभग 572 द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है।
जलोढ़ मिट्टी अलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या नहीं है? यह मिट्टी मुख्य रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जिसके मैदानों में पाई जाती है। यह दक्कन के पठार में नहीं पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ और व्यापक रूप से फैली हुई मिट्टी है। यह पोटास, फास्फोरस और चूने पत्थर से भरपूर होती है। अतिरिक्त तथ्य में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र किन दो अक्षांशों के बीच स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र लाई करती है। किसी स्थान की जलवायु मुख्य रूप से उसके अक्षांश और पृथ्वी के झुकाव पर निर्भर करती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। खनिज संपदा लौह अयस्क और कोयला। भारत का कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क और कोयला दोनों के भंडार में सबसे समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में सिंगरेनी तेलंगाना और नवेली तमिलनाडु प्रमुख कोयला खदानें हैं। नवेली में लिग्नाइट भूरा कोयला के विशाल भंडार पाए जाते हैं जिसका उपयोग मुख्य रूप से ताप विद्युत थर्मल पावर के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पाक जलवायु मध्य किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? तो भारत में तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तर पूर्वी तट को अलग करता है पाक जलवायु मध्य। यह दक्षिण एशिया में स्थित एक संकीर्ण जलमार्ग है जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? तो हरिकोट गुजरात में स्थित है। यह सबसे पश्चिमी गांव। यह गांव गुजरात के कच्छ जिला में भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। यह स्थान भारत के भूगोल के पश्चिमी दिशा का अंतिम बिंदु माना जाता है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? मैदा क्षेत्र या नर्मदा घाटी का उत्तरी भाग। नर्मदा मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इसके उत्तर में सतपुरा की पहाड़ी स्थित है और यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन, मार्मुगांव बंदरगाह किस तट पर स्थित है? पश्चिमी तट गोवा। यह अरब सागर के तट पर स्थित एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खनिज माल और कार्गो परिवहन के लिए किया जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो कूडनकुलम। कूडनकुलम तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह भारत के महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्रों में से एक है। इतिहास के क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री से हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर आधारित क्वेश्चन था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस सामग्री से बनी थी? तो स्टेलाइट सेल खड़ी, सॉफ्ट स्टोन यानी कि पाषाण, इससे बनी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेल खड़ी पत्थर से मोहरें बनाते थे जिन्हें बाद में आग में पकाकर कठोर किया जाता था। इन मोहरों पर जानवरों की आकृति और एक विशेष लिपि खुदी होती थी। इसका उपयोग क्या होता था? तो इन मोहरों का उपयोग मुख्य रूप से व्यापारिक लेन देन, पहचान और माल की सुरक्षा के लिए किया जाता था। मौर्य वंश का अंत। मौर्य वंश को किसने समाप्त किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या उनके अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसके बाद मगध पर शुंग वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य लगभग 137 वर्षों तक अस्तित्व में रहा और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन के लिए प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के महान संस्कृत लेखक थे। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी जिसे संस्कृत की पहली ऐतिहासिक जीवनी मानी जाती है। बाणभट्ट ने प्रसिद्ध उपन्यास कादम्बरी की भी रचना की जो दुनिया के सबसे पुराने उपन्यासों में से एक था। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन, उड़ती अप्सरा का प्रसिद्ध चित्र और त्रिमूर्ति की मूर्ति कहाँ स्थित है? उड़ती अप्सरा अजंता की गुफाओं में और त्रिमूर्ति अरला की गुफा नंबर 16 में है। अजंता की गुफाएं बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है जहाँ भित्ति चित्रों के माध्यम से
स्वर्गीय जीवन को दर्शाया गया है। वहीं एलोरा की गुफा 16 में शिव के भव्य मंदिर में ब्रह्मा विष्णु और शिव की संयुक्त मूर्ति स्थित है। मिडावली सिटी से प्रश्न था 1321 ईस्वी में दिल्ली में तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए इस विशाल किले का निर्माण अपनी राजधानी के रूप में करवाया था। यह किला अपनी ढलुआ दीवारों की शैली के लिए प्रसिद्ध है और इसके भीतर सुल्तान का मकबरा भी स्थित है। आधुनिक भारत से क्वेश्चन देखिए। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी। तीस नवंबर 1882 को पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकना था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जबकि पंडित रमाबाई रानाडे ने सेवा सदन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, धन निष्कासन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दादाभाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। दादाभाई नौरोजी ने बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन भारतीय धन और संसाधनों को इंग्लैंड भेज रहा है, जिससे भारत में गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारतीयों के लिए अंतिम अपील हेतु सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था? लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति। भारत में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंतिम अपील लंदन की प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। यह व्यवस्था 1949 तक जारी रही, जब तक भारत का अपना सुप्रीम कोर्ट नहीं बन गया। कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1876 ईस्वी में। हालांकि 1727 ईस्वी से वहां प्रशासन के प्रयास शुरू हो गए थे, लेकिन 1836 में पूर्ण निगम के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। चुआर विद्रोह मुख्य रूप से किस वर्तमान राज्य में हुआ था? तो पश्चिम बंगाल। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। आर्थिक प्रणाली और भूमि सुधार 1947 के बाद भारत ने किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली अपनाई? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। स्वतंत्रता के बाद झारखंड क्षेत्र में बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के माध्यम से जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन हुए थे। पॉलिटी से प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज के लिए उच्च न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है? तो आर्टिकल 241। आर्टिकल 241 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कानून बनाकर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश यूटी के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है या वहां के किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। इसे इसी अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 231 के तहत संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बना सकती है। मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है? आर्टिकल 51 का ए। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 का ए में शामिल है। इसके भाग 4 ए के अंतर्गत आते हैं। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह सिफारिश की समिति पर जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, वहां से लिया गया। किस संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की संसदीय स्वीकृति की अवधि 2 महीने से घटाकर 1 महीना कर दी गई? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा को अनुमोदित करने की समय सीमा को कम कर दिया गया था। मूल रूप से यह अवधि 2 महीने निर्धारित थी। अगला क्वेश्चन, यदि राज्य का कानून सम्मति सूची के विषय पर केंद्रीय कानून का उल्लंघन करता है तो क्या होगा? राज्य का कानून केंद्रीय कानून के विपरीत होने की सीमा तक शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद 254 का 1 के तहत केंद्रीय कानून ही मान्य होगा। लोकसभा का विघटन। राष्ट्रपति लोकसभा को कब और किसकी सलाह पर भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर। अनुच्छेद 85 के 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है।
यह आमतौर पर कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने या सरकार द्वारा बहुमत खो देने की स्थिति में किया जाता है। अनुसूचित जातियां। राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के को अधिसूचित करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आर्टिकल 341। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित प्रावधान प्रस्तावों को संसद में किस बहुमत से पारित किया जाता है? विशेष बहुमत से। आंसर विशेष बहुमत। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के नाम, सीमा या विभाजन से संबंधित है। अनुच्छेद 3 के मामले में राज्यों की विधानसभाओं की सलाह लेना अनिवार्य है, लेकिन अंतिम निर्णय संसद का होता है। आगे, परिसीमन आयोग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह आयोग अपनी रिपोर्ट और आंकड़े संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर चुनावी क्षेत्रों का निर्धारण करना है। तो 18 मार्च के थर्ड शिफ्ट से इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं मुझे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इसी बेस पे आप तैयारी करके अगले शिफ्ट में जाएं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। सेशन